अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स। तो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास टू टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं। एक है एक्टिव डिटेक्टर, दूसरा पैसिव डिटेक्टर। एक्टिव डिटेक्टर उसमें हम लोग आयोनाइजेशन चैम्बर यूज़ करते हैं, मतलब जितने डोजीमीटर्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। हम जीएम काउंटर, जो गीगर मिलर काउंटर था, या प्रोपोर्शनल काउंटर या सेंटिलेशन काउंटर, इस तरह के डिटेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं एक्टिव डिटेक्टर्स में, या हम उन्हें कहते हैं वो एक्टिव डिटेक्टर्स हैं। जो पैसिव डिटेक्टर्स हैं वो इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं रेडिएशंस को, जैसे फोटोग्राफिक इमल्यंस है हमारे पास, थर्मोल्यूमिनेंस हैं, और न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स हैं, या सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स भी कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर या न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर को हम लोग SSNTD भी लिखते हैं, या उसे इच्ड ट्रैक डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इचिंग जो है वो इसी न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्शन से ही प्रोड्यूस होती है, तो हम इसे इच्ड ट्रैक डिटेक्टर भी कहते हैं। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁶ से 10⁻20 ओहम तक, और ये यूज़ होते हैं हाई एनर्जी या लो एनर्जी आयोनोग्राफी में। अब जो सॉलिड स्टेट हमारे पास मटेरियल्स है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मैन मेड या नेचुरल, दोनों में हम लोग देख लेते हैं। तो हम उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जितने भी सॉलिड स्टेट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं उन्हें हम फर्स्ट कहते हैं ग्लास, सेकेंड मिनरल, और थर्ड वन प्लास्टिक। तो ग्लास में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? फॉस्फेट, सोडा लाइम, टेक्टाइल, सिलिका, फ्लिंट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, ये सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं जो ग्लास के में बने हुए हैं। सेकेंड वन मिनरल्स हैं, जिसमें एलेनाइट, एपिटाइट, एरोगनाइट, ग्रेनाइट, स्पाइन, जिरकोन, क्वार्ट्ज, एपिडोट, फ्लेटस्पार, माइका, ये सारे आ जाते हैं मिनरल्स में। फिर आ जाते हैं प्लास्टिक्स की तरफ। तो प्लास्टिक्स में सेलुलोज ट्राई एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज प्रोपेनेट, सेलुलोज ट्राई एसीटेट, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनाइड, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर। तो सबसे पहले 1958 में सॉलिड स्टेट ये जो न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर है इस पे स्टडी की गई थी। एक साइंटिस्ट था D.A. यंग, वो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा था, हॉर्वेल में, हॉर्वेल इंग्लैंड में है। तो वो जो वर्क कर रहा था वो कर रहा था लिथियम फ्लोराइड के क्रिस्टल्स पर। उसने लिथियम फ्लोराइड का जब उसने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसने देखा कि कुछ अनयूजुअल सा डैमेज हो गया है लिथियम फ्लोराइड क्रिस्टल्स में। तो उसने उस डैमेज को अपने एक पेपर तो उसने जो पब्लिश करना था वो कर लिया। फिर उसने जो उनकी इचिंग हुई थी या उनमें जो डैमेज हुआ था उसको भी उसने पब्लिश किया जर्नल में। तो उसने उस टाइम नेचर के जर्नल में, नेचर एक जर्नल का नेम है, तो नेचर में पब्लिश किया था। और उसने बताया था कि ये जो इसमें डैमेज हुआ है ये थर्मल न्यूट्रॉन्स की वजह से हुआ है। और वो थर्मल न्यूट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? उसने अपने जो डिटेक्टर था उसके करीब यूरेनियम फॉइल रखी हुई थी। तो उसने जब वो लिथियम फ्लोराइड को स्टडी कर रहा था तो उसने उसके पास यूरेनियम फॉइल रखी हुई थी। तो यूरेनियम फॉइल में से थर्मल न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो लिथियम फ्लोराइड जो था, ये लिथियम फ्लोराइड के क्रिस्टल जो थे उनमें डैमेजिंग हो गई। उस ट्रैक का या उस डैमेजिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म भी बताया। उसके बाद 1959 में इसी के वर्क को आगे लेके सिल्क और बैरनर चले थे। उन्होंने भी वही डैमेज ऑब्जर्व किया था, लेकिन उन्होंने डैमेज ऑब्जर्व किया था फिशन फ्रेगमेंट्स की वजह से। वो भी सेम उसी लैब में काम कर रहे थे, वो इनको ऑब्जर्व भी कर रहे थे। उसने ऑब्जर्व किया था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। उसके बाद फिर साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने न्यूक्लियर ट्रैक को सॉलिड स्टेट क्रिस्टल्स में ऑब्जर्व किया और ग्लासेस में ऑब्जर्व किया। फिर 1963 में फिशर और प्राइस ने इस पे फर्दर वर्क किया। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हैवी आयनाइजिंग न्यूक्लियर पार्टिकल जो हैं वो डाइइलेक्ट्रिक सॉलिड्स में से गुजरते हैं, तो वो नैरो इंटेंस डैमेज क्रिएट कर देते हैं। जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 एंगस्ट्रॉन होता है। रास्ता बनाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी जो है वो
एटम्स की एक्साइटेशन से या आयोनाइजेशन से क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर डैमेज हो जाता है। जैसे अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो वहाँ पर एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से डैमेज होता है। जो प्लास्टिक्स हैं या पॉलीमर्स हैं उनमें जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं उनमें ब्रेकेज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर हमारे पास जो डैमेज पार्ट है और जो हमारे पास बल्क पार्ट है, मतलब जो डैमेज नहीं है, एक डैमेज पार्ट होगा दूसरा डैमेज नहीं होगा, तो उन दोनों में अगर हम लोग उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। और उस डिफरेंस को हम कहते हैं लेटेंट ट्रैक। तो हम लेटेंट ट्रैक को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। जो हमारे पास ट्रैक फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। फर्स्ट वन है टोटल एनर्जी लॉस रेट और सेकंड वन है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ आयंस विद रिस्पेक्ट टू द डिटेक्टर सरफेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो डिसाइड करती है कि हमारे पास जो ट्रैक फॉर्मेशन है उसकी शेप कैसी होगी। ट्रैक रिविलेशन बाय केमिकल इचिंग, कि हम लोग किस तरह से ट्रैक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक पार्ट होता है डैमेज्ड पार्ट और दूसरा होता है अनडैमेज्ड पार्ट। डैमेज्ड पार्ट है उसके रेट को हम कहते हैं ट्रैक इच रेट, उसे हम VT से लिखते हैं। जो अनडैमेज्ड है उसे हम बल्क पार्ट भी कहते हैं या बल्क मटेरियल भी कहते हैं, तो उसका जो रेट है उसे हम कहते हैं बल्क इच रेट, उसे VB से लिखते हैं। अब हमारे पास जो ट्रैक की शेप किस तरह की होगी वो डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों की रेशो पे। रेशो ऑफ ट्रैक इच रेट टू द बल्क इच रेट। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डैमेज रीजन की हायर होगी एज कंपेयर टू अनडैमेज रीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी, डैमेज पार्ट की भी और अनडैमेज पार्ट की भी। अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल इंसिडेंस से एंटर हो रहे हैं, सीधा एंटर हो रहे हैं, तो ये जो पिच होगी या पिट्स बनेंगे या हम कहते हैं इचिंग होगी, न्यूक्लियर इचिंग या न्यूक्लियर ट्रैक बनेंगे, तो न्यूक्लियर ट्रैक हमारे पास बिल्कुल सर्कुलर होंगे, ठीक है। और अगर वो सीधा एंटर नहीं हो रही, वो किसी भी इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन से एंटर हो रही हैं, तो उसकी शेप जो है वो उसी तरह की बनेगी जहां से वो एंटर हो रही है। सॉलिड्स की बजाय केमिकल यूज करें। अब जो केमिकल इचिंग है वो डिपेंड किस किस पर करती है, केमिकल सॉल्यूशन टाइप पर, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन और टाइम ऑफ इचिंग पर। मतलब सॉलिड में हमारे पास डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि एक आयंस किस डायरेक्शन से आ रहे हैं और दूसरा एनर्जी लॉस हमारे पास कितना हो रहा है। इसे हम सबसे इजी इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आप लोगों ने घर में कोई कील लगाना है, ठीक है, कील लगाने से पहले ड्रिल मशीन से उधर वहां पर एक छोटा सा सुराख किया जाता है। तो न्यूक्लियर ट्रैक्स हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं कि एक सॉलिड मटेरियल है, हमने उस पर रेडिएशन फॉल करवाई है और जो रेडिएशन है वो क्या करेंगी, वहां पर अपना रास्ता बना लेंगी। अब वो डिपेंड करता है कि रेडिएशन किस तरह से आ रही है। अगर तो रेडिएशन बिल्कुल उसका एंगल सीधा है तो इसका मतलब है, मतलब 90 के एंगल से आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास एक सर्कुलर सा पाथ बनेगा। लेकिन अगर उनका जो एंगल है वो थोड़ा सेंटर में नहीं होगा, कील के लिए हम जो सुराख करेंगे वो भी बिल्कुल सर्कुलर नहीं रहेगा। तो हम लोग ट्रैक को अब इवेल्युएट कैसे करते हैं या हम उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से स्कैन करते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसका ऑर्डिनरी, चाहे उसकी ऑर्डिनरी मैग्निफिकेशन हो, हम क्या करते हैं जो ट्रैक है उसको इंक्रीज कर देते हैं, मतलब मैग्नीफाई कर देते हैं, और हम फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इचिंग से हम उसकी जो पाथ है उसको इंक्रीज कर देते हैं, मतलब मैग्नीफाई कर देते हैं। इसके अलावा अब हम जब डिटेक्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी को हम ट्रैक पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको डोज में कन्वर्ट कर लेंगे। जो डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर इवैल्यूएशन जो है या इवैल्यूएट करते हैं, वो उसकी काउंटिंग को ऑटोमेटिक भी कर लेते हैं। अब हम लोग सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स को यूज क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज तो है कि ये इनएक्सपेंसिव है, कन्वीनियंट यूज होता है, हर साइज में ऑब्टेन किया जा सकता है इसको, बहुत स्मॉल साइज में भी और लार्ज साइज में भी। थर्ड वन जो है
वो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। विजिबल लाइट जो है उससे ये अफेक्टेड नहीं होता। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर्स होते हैं। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर्स मतलब एक स्पेसिफिक रेडिएशन को ही ये डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स या ये जो लोअर रेडिएशन ये उनको डिटेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वर्क कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस तकरीबन साइंस और टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में ये अर्थक्वेक की प्रिडिक्शंस में यूज होते हैं, जियोलॉजिकल यूजेस होते हैं इसके। कोई एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें कितना डैमेज हो सकता है, मिनिमम डैमेज कितना हो सकता है या मैक्सिमम डैमेज कितना हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। उसके अलावा रेडॉन डोजीमीटर्स में ये यूज होते हैं, न्यूट्रॉन डोजीमीटर्स में ये यूज होते हैं, मेडिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज में ये यूज होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में ये यूज होते हैं। इसके अलावा इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं।